हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक नया न्यूज़ डिस्कशन करेंगे। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाऊंगा। तो मैं इसका वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको काफ़ी सारे ग्रामेटिकल एक्सपर्ट्स को भी बताते चलूंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे नए वोकेबलरीज भी आपको सीखने मिलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं हम इसके टाइटल से। तो इसका टाइटल है इंडिया विल रन एज पर विशेष ऑफ इट्स मेजॉरिटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट जज। इंडिया मतलब भारत, विल मतलब का, रन मतलब चलना, रन का मतलब चलना भी होता है और दौड़ना भी। एज पर अनुसार, एज पर का मतलब होता है अनुसार, किसके अनुसार? इच्छाओं के अनुसार, विशेष का मतलब इच्छा, ऑफ मतलब का, इट्स मेजॉरिटी, इट्स यहाँ पे क्यों आया है? इट्स आया है इंडिया के लिए। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बिलोंगिंग को या स्वामित्व को बताना हो तो हम उसके लिए इट्स का यूज करते हैं। तो इंडिया नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसके बिलोंगिंग को बताने के लिए हमने इट्स का यूज किया है। तो इंडिया का क्या बिलोंगिंग बता रहे हैं हम? मेजोरिटी, इंडिया के बहुमत। ऐसा किसने कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने। तो कहने का मतलब है कि भारत चलेगा, किसके अनुसार चलेगा? इच्छाओं के अनुसार। किसके? इट्स मेजोरिटी, भारत के बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा है। अब चलिए हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्रामर के अनुसार। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। तो इंडिया है इसका सब्जेक्ट, विल है इसका मॉडल वर्ब, रन है इसका मेन वर्ब। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि विल के बाद हमेशा इसका वर्ब वन फॉर्म ही आएगा। कहीं भी कोई भी सेंटेंस में विल के बाद हमेशा वर्ब वन फॉर्म ही आता है। तो विल के बाद हमेशा बेयर वर्ब आएगा या वर्ब वन फॉर्म आएगा। ओके, तो ये इंडिया विल रन, तो ये है फ्यूचर का सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ पे और तो कुछ सेंटेंस ऐसे कुछ बताने लायक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव of the Allahabad High Court on Sunday said that Hindus did not expect Muslims to follow their culture but only wanted them not to disrespect the same. जस्टिस शेखर कुमार यादव, कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। कब? संडे को। क्या कहा था? कि हिंदू एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्या एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? यानी कि उम्मीद नहीं रखते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद। उम्मीद नहीं रखते हैं क्या? कि मुस्लिम्स फॉलो करें, यानी कि अनुसरण करें क्या? उनके। अब यहाँ पे देयर किसके लिए आया है? हिंदूज के लिए आया है। ठीक है, तो हिंदू के कल्चर को, संस्कृति को। लेकिन ओनली वांटेड, ओनली वो चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं है क्यों लगा रहा हूँ, था क्यों नहीं लगा रहा हूँ, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो ओनली चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो वो ओनली चाहते हैं, ये देम किसके लिए आया है? और मुस्लिम्स के लिए आता है। तो वो चाहते हैं, मुस्लिम को चाहते हैं कि मुस्लिम ना करें क्या? डिसरिस्पेक्ट ना करें द सेम। सेम किसके लिए आया है? सेम आया है देयर कल्चर के लिए, तो उनके कल्चर के लिए। ठीक है, तो न्यायाधीश शेखर कुमार यादव का कहना है कि हिंदू ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम उनके संस्कृति को, यानी कि हिंदू के संस्कृति को फॉलो करें, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनका अपमान ना करें, उनकी संस्कृति का। अब चलिए हम इसके ग्रामेटिकल एक्सपर्ट को जानते हैं। तो जस्टिस कुमार यादव, यहाँ पे ये क्या है? ये है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को और क्वालिफाई कर रहा है ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के। तो ये है एक प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशनल एक फ्रेज है। इसके अलावा एक और प्रीपोजिशन है जो कि समय बता रहा है, यानी कि ये और क्वालिफाई कर रहा है जस्टिस शेखर कुमार यादव को। ठीक है, तो ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज और एक ये है प्रीपोजिशन फ्रेज। तो ये दो प्रीपोजिशन फ्रेज ये मिल के बना दिए हैं एक नाउन फ्रेज। तो नाउन की ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये हमारा इतना बड़ा हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सैड आया है, सैड दैट। जब भी ऐसा आया ना सैड दैट, तो आप समझ लीजिए कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि स्पीकर ने जो बात कही है उसे इनडायरेक्ट वे पे बताया गया है इसमें राइटिंग पे। अब इनडायरेक्ट वे पे बताने का एक नियम फॉलो किया जाता है। जो चीज़ डायरेक्ट में लिखी जाती है उसमें कोई टेंस होता है, प्लेस होता है या प्रोनाउन होते हैं, उसकी जगह बदल दी जाती है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि मैं बताता हूँ इसमें। तो जस्टिस कुमार यादव ने डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा होगा, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा होगा हिंदूज डोंट एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पे डोंट कहा होगा जस्टिस शेखर कुमार यादव ने, लेकिन डायरेक्ट स्पीच जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाई जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाता है पास्ट इंडेफिनेट में। इसलिए यहाँ पे हिंदूज
डोंट एक्सपेक्ट का हो गया डिडंट एक्सपेक्ट, डिडंट एक्सपेक्ट या डिड नॉट एक्सपेक्ट। मुस्लिम, टू फॉलो देयर कल्चर बट ओनली वांट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब है, जबकि उन्होंने कहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि वांट कहा होगा तो इसका वांटेड हो गया। देम, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन को समझाने की कोशिश किया हूँ कि नरेशन कैसे काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें पास्ट इंडेफिनिट में लिख दी जाती हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेड डेट के बाद यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसलिए हमने समझ लिया है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जब भी है ना डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी कि जैसा स्पीकर ने बोला है वैसे ही अगर लिख दिया जाता है, तो वहां पे हम लोग इन कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कॉमा से इस कॉमा तक है ना, जो भी सेंटेंस लिखे जाते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, यानी कि सामने वाले ने जैसा लिखा है, जैसा बोला है वैसे ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, उनकी बातों को डायरेक्ट की इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द Uniform Civil Code at the event organized by the Vishwa Hindu Parishad at the Library Hall of the Allahabad High Court. जस्टिस यादव सेड। अब देखिए यहाँ पे फिर से सेड के बाद कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी कि उनकी बातों को फिर से इनडायरेक्ट वे पे लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या यह बता रहा है। ठीक है, तो ये है स्पीकिंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, सब्जेक्ट पर, विषय पर कहते हुए। कौन से विषय पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, आजकल तो बहुत चर्चा में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहते हुए, इस विषय पर कहते हुए, कहाँ पर? एक आयोजन पर, जिसे आयोजित किया गया था। किसने? विश्व हिंदू परिषद ने। कहाँ पर? लाइब्रेरी हॉल। किसके? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल पे। जस्टिस यादव ने कहा, क्या कहा? देयर वाज नो एक्यूज। नो एक्यूज मतलब बहाना, तो बहाना नहीं है। क्या नहीं है? बहाना। अब वास का मैं था क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं है। टू हैव का मतलब होता है पास होना। तो पास होना क्या? मल्टीपल वाइफ्स, अनेक पत्नियों का होना कोई बहाना नहीं है। ट्रिपल तलाक का होना कोई बहाना नहीं है, और हलाला का होना कोई बहाना नहीं है। एंड दैट, और इसलिए, दीज प्रैक्टिसेस का यहाँ पे मतलब होता है प्रथाएं। तो ये जो प्रथा है, वुड नॉट वर्क एनी मोर। वुड मतलब विल का सेकेंड फॉर्म, नॉट वर्क, वर्क नहीं करेगी, एनी मोर का मतलब अब से। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में बोलते हुए, किस इवेंट में? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित इवेंट में। कहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल पर जस्टिस यादव ने कहा कि अब कोई बहाना नहीं है मल्टीपल, बहुसंख्यक पत्नी रखने पे, और ट्रिपल तलाक या हलाला, और ये सभी प्रथाएं आगे काम नहीं करेंगी अब से। तो चलिए अब हम इसका ग्रामर देखते हैं। स्पीकिंग, स्पीकिंग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यह स्पीकिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा ना वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है कोई ना कोई नाउन के। ठीक है, अब आपको दिख रहा ही नहीं होगा यहाँ पे नाउन, तो कैसे पता करोगे आप ये क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर दो सेंटेंस में सेम अगर सब्जेक्ट होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से है, इंक्लूड है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है तो जस्टिस यादव ने ही कहा है और जस्टिस यादव फिर से कह रहे हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जस्टिस यादव की ही विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये बोलते हुए, और ये विशेषता क्या बता रहा है? बोलते हुए। ठीक है, जस्टिस यादव ने बोलते हुए, क्या बोलते हुए? विषय पर बोलते हुए। अब देखिए यहाँ पर स्पीकिंग के बाद ये जितना भी सेंटेंस है ना, ये पूरा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना स्पीकिंग, इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल लगातार बताई जा रही है कि ये जो बोले हैं कहाँ पे बोल रहे हैं? सब्जेक्ट पे। कौन से सब्जेक्ट पे? यूनिफॉर्म सिविल कोड के सब्जेक्ट में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया विश्व हिंदू परिषद में, लाइब्रेरी हॉल पे, जो कि इलाहाबाद कोर्ट में है। ठीक है, तो ये जितना भी पूरा लाइन है ना, ये पूरा, तो ये स्पीकिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, और इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस यादव, यानी कि सेम सब्जेक्ट ने ये काम करते हुए एक काम और किया, बोलने का काम किया अलग चीज को। क्या बोला उन्होंने? कि अब कोई बहाना नहीं है कि मल्टीपल वाइफ्स, ट्रिपल तलाक और हलाला और अदर जो ये प्रथाएं हैं वो अब काम करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था? नरेशन के बारे में बता रहा था। तो जस्टिस यादव ने सेट कहा, सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे
कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी कि उनकी बातों को इनडायरेक्ट वे पे कहा गया है। तो उन्होंने क्या कहा होगा कि देयर इज नो एक्यूज, तो इसका हो गया वाज, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ होगा तो उसे पास्ट में बदल दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दिस प्रैक्टिसेस वुड, देखिए यहाँ पे वुड, विल का वुड ऐसे हो गया, तो प्रेजेंट मॉडल भी पास्ट मॉडल में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पे विल का हो गया वुड, ठीक है, नॉट वर्क एनीमोर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वी टीच टॉलरेंस एंड काइंड, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको सेंटेंस चालू करने से पहले बताऊं, ये है एक इन्वर्टेड कॉमा और है यहाँ पे एक और इन्वर्टेड कॉमा, ये ठीक है। तो ये है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि स्पीकर ने जो बात कही उसी बात को वैसे ही लिख दी गई है बिना कोई बदलाव किए इनडायरेक्ट वे पे, ठीक है। तो ये हो गया है डायरेक्ट स्पीच का मैटर, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ही सेड, यानी कि उनकी जो बातें हैं सेम टू सेम लिख दी गई है जैसा उन्होंने कहा है, बिना इनडायरेक्ट वे पे कहे गए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्या उन्होंने कहा था। वी टीच टॉलरेंस एंड काइंडनेस टू अवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, हम सिखाते हैं क्या, सहिष्णुता, यानी कि सहन करना सिखाते हैं, और दया सिखाते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, और काइंडनेस का मतलब दयालुता, दया। किसे, टू अवर चिल्ड्रन को, कब से, बर्थ से, सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या है, बर्थ, जन्म से, ठीक है। तो हम अपने बच्चों को जन्म से ही सिखाते हैं कि उन्हें दया करना चाहिए और सहन शक्ति रखनी चाहिए। वी टीच देम मतलब वही चिल्ड्रन को, ठीक है। तो वी, हम उन्हें सिखाते हैं क्या, टू लव एनिमल्स, नेचर, और हम उन्हें सिखाते हैं प्यार करना, क्या चीज को, एनिमल्स को, जानवरों को और प्रकृति को। वी फील सैड विथ पेन ऑफ अदर्स, हम महसूस करते हैं क्या, दुख महसूस करते हैं, कब, दूसरों के दर्द से, यानी कि दूसरों के दर्द से हमें भी दुख होता है। लेकिन बट आप नहीं करते, क्या नहीं करते, महसूस नहीं करते क्या, द सेम, अब सेम किसके लिए आया यहाँ पे, इस फीलिंग के लिए आया है, ठीक है। जो वी फील करते हैं ना, जो उसके लिए आया सेम, यानी कि कह रहा है कि लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते, क्यों, वाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ विल योर चिल्ड्रन लर्न टॉलरेंस एंड काइंडनेस व्हेन यू स्लॉटर एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ देम। हाउ विल योर चिल्ड्रन, हाउ मतलब कैसे, विल मतलब करेंगे क्या, तुम्हारे चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे कैसे करेंगे क्या, सीखना, सीखना कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, सहन शक्ति और दयालुता को, जब, वैन यहाँ पे जब के लिए आया है। अब देखिए यहाँ पे वैन बीच में आता है ना सेंटेंस के, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है जब, ठीक है। तो जब आप वध करोगे, जानवरों का वध करोगे, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, किसके, उनके, यानी कि बच्चों के। तो जब बच्चों के सामने आप वध करोगे एनिमल्स का, तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे सहन शक्ति करना और दया करना, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसमें थोड़ा सा हम अगर ग्रामेटिकल एक्सपर्ट्स को देखें तो यहाँ पे है वी, यानी कि ये है सब्जेक्ट, ये है प्रोनाउन। टीच मतलब होता है सिखाना, ये है वर्ब वन फॉर्म, ठीक है। और ये टॉलरेंस, काइंडनेस, तो ये है ऑब्जेक्ट, सिखाने का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, टू अवर चिल्ड्रन, और ये है प्रीपोजिशन, और इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, सिंस मतलब से, जन्म से, ठीक है। अब ये फिर से आगे वी टीच देम, यहाँ पे भी ये है सब्जेक्ट, यहाँ पे है वर्ब, और यहाँ पे है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है प्रोनाउन और ये है ऑब्जेक्ट, देम यानी कि बच्चे, फिर ये प्रीपोजिशन, और इसके बाद नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं है, टू के बाद अगर लव आया है, कोई वर्ब आई है, तो ये इन्फिनेटिव है। तो ये टू के प्लस, अब देखिए आपको मैं यही पे बता दूं, टू प्लस वर्ब वन फॉर्म होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की तरह आता है, तो ये टीच का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टू लव। और टू लव के बाद देखिए यहाँ पे एनिमल और नेचर है, यानी कि एनिमल नेचर हो गए टू लव का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, एक हिसाब से ये नाउन जरूर है, लेकिन ये वर्ब की भी विशेषता रखता है, और वर्ब के बाद उसके ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे लव के बाद एनिमल और नेचर आए, ठीक है। तो ये टू इन्फिनेटिव, टू लव का इन्फिनेटिव का एनिमल और नेचर ऑब्जेक्ट है, ओके। वी फील सैड, हम फील करते हैं, ठीक है। तो ये है सैड, ये है ऑब्जेक्टिव, फील है वर्ब, और वी है सब्जेक्ट। विथ पेन ऑफ अदर्स, विथ पेन ऑफ अदर, और ये विथ हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इतना पूरा हो गया हमारा फ्रेज, ठीक है। और ये फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे विथ से चालू हुआ है, और ये एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है किस चीज का, सैड का,
तो ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब की तरह ये प्रीपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है, तो ये एडवर्बल फ्रेज भी है, ओके। बट यू डोंट फील द सेम, लेकिन आप डोंट फील नहीं करते हो, आपको तो ये पता ही है ये नेगेटिव फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब और ये है द सेम है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है, सेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सेट के बारे में जो बता रहा है द सेम, वो है ऑब्जेक्ट, ओके। वाई, तो ये हो गया क्वेश्चन फॉर्म और ये है फिर से क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं आगे थोड़ा और पढ़ूंगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा आपको। आई होप आपको अच्छी तरह सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। ही सेड, उनकी जो स्पीकर है उनकी बातों को फिर से कहा गया है, तो ये जस्टिस की बातें हैं। ये क्या बोल रहे हैं? आई फील नो हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक होना, ठीक है। तो मुझे फील नहीं होता, यानी कि महसूस नहीं होता कोई झिझक, इन सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट, कि दिस इज इंडिया, यह है भारत, एंड इट यहाँ पे इसके लिए आया, ठीक है, प्रोनाउन इंडिया के लिए, ठीक है। इट विल रन एज पर द विशेष ऑफ इट्स मेजोरिटी, इट यानी कि भारत चलेगा, किसके अनुसार चलेगा? एज पर द विशेष, इच्छा के अनुसार चलेगा, किसके? इट्स मेजोरिटी के, यानी कि भारत की बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा जस्टिस ने। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, फील हो गया इसका मेन वर्ब और नो हेजिटेशन हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद अब आ रहा है यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इसका है ऑब्जेक्ट, इन सेइंग, से का ये आईएनजी फॉर्म आ जाता है, यानी कि जीरांड बन जाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। तो आई फील नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट, और ये दैट के बाद अलग से फिर ये दैट है कंजक्शन, तो ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये है दिस इज इंडिया, तो ये दिस इज इंडिया एक नया सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, दिस इज इंडिया, ठीक है। और इसके बाद ये है फिर प्रेजेंट नहीं, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, इट विल रन, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस एक्स्ट्रा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस हो गए। द जज सेड, अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट है। यहाँ पे क्या किया होगा? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उन्होंने बात को किया होगा या कोई फ्यूचर की बातों को कहा होगा विल से, या फिर पॉसिबिलिटी को कैन से, तो वो विल का वुड हो गया होगा, कैन का कुड हो गया होगा, और जैसे उन्होंने कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब का यूज किया होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब में तब्दील हो गया होगा। अब देखते हैं ना कैसे हुआ होगा, देखते हैं ना। तो जज सेड दैट बीइंग अ हिंदू, हिंदू होते हुए, बी प्लस आईएनजी है, मतलब ये वर्ब प्लस आईएनजी है, और वर्ब प्लस आईएनजी कब हो सकते हैं? या तो जीरंड हो सकते हैं या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकते हैं, तो ये है पार्टिसिपल, ठीक है। ये विशेषता बता रहा है कोई ना कोई सब्जेक्ट की या नाउन की, तो हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है। ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि अगर दो सब्जेक्ट सेम काम करे एक ही समय पे, तो हम वहाँ पे पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं क्योंकि दो एक्शन एक साथ होने का उन्होंने बताने की कोशिश की है, कि मैं हिंदू होते हुए, बीइंग अ हिंदू मतलब हिंदू होते हुए, ही, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वही है ही, यहाँ पे भी सब्जेक्ट उसी के लिए किया गया बात, ठीक है। तो बीइंग अ हिंदू, हिंदू होते हुए, वह रिस्पेक्टेड, यहाँ पे रिस्पेक्ट था तो रिस्पेक्टेड हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उन्होंने बात बोली थी कि मैं सम्मान करता हूँ, क्या? अपनी रिलीजन की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला होगा उन्होंने माय रिलीजन की, मेरे धर्म की, माय का हो जाता है हिज। अब ये माय का हिज हमेशा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या पे है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन ने कोई बात को बोला होगा और उसने अगर माय बोला होगा, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात बोलेंगे तो उसका हो जाएगा ही, या हीस, या अगर गर्ल होगी तो ही हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हम उसका पोजेसिव एग्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे माय उन्होंने बोला होगा और उनका हो गया है अकॉर्डिंग टू उनका सब्जेक्ट ही का हिज रिलीजन, यानी कि उन्होंने कहा होगा कि मैं सम्मान करता हूँ अपने धर्म का। बट दैट डिड नॉट मीन, बट दैट डजंट मीन हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा जिसे इनडायरेक्ट वे पे हमने डिड नॉट मीन कर दिया, ठीक है। ही हैड एनी इल विल, ही हैड यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा अपना हैव, ठीक है। ही हैव का हो जाता है हायर्ड, ठीक है, पास्ट में, तो है उन्होंने प्रेजेंट में बोला होगा। इल विल,
इल मतलब इल विल मतलब दुर्भावना। तो उनके पास दुर्भावना नहीं है किसके प्रति, टुवार्ड्स मतलब प्रति, किसके प्रति, अदर रिलीजियस और फेथ, यानी कि अदर अन्य धर्मों के प्रति, अन्य आस्था के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा जज ने। ठीक है, तो जज ने कहा कि मैं हिंदू होते हुए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने धर्म की, बट इसका मतलब ये है नहीं कि मैं दुर्भावना रखता हूँ अन्य धर्मों के प्रति या आस्था के प्रति। अब देखिए यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ तक, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में जस्टिस यादव ने जो बोला वैसे ही लिख दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट में मिलेगा ज्यादातर चीजें, क्योंकि जस्टिस यादव ने जो बोला है तो प्रेजेंट में बोला होगा ज्यादातर चीजें। ठीक है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू टेक 7 राउंड्स अराउंड द फायर वाइल गेटिंग मैरिड। हम एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं करते हैं तुमसे कि तुम 7 फेरे लगाओ। 7 राउंड अराउंड द फायर मतलब 7 फेरे लगाना जब तुम शादी करो। ठीक है, वी डोंट वांट हम नहीं चाहते हैं कि आप टेक अ डिप इन गंगा, आप गंगे में डुबकी लगाएं, लेकिन हम हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ना करें डिसरिस्पेक्ट, अपमान, अपमान मत करें किसका, संस्कृति का, भगवान का और महान नेताओं का जो इस देश के हैं। ठीक है, ऐसा जस्टिस यादव ने कहा। चलिए अब इसका हम लोग ग्रामर देखते हैं। तो ये है वी, ये है सब्जेक्ट और ये है इसका हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये है इसका मेन वर्ब एक्सपेक्ट यू, यू है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट भी ये भी है टू टेक इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये है वन और ये है टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये। तो यू है इसमें डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट साथ में आ सकते हैं वर्ब के बाद। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट टू टेक कैसे हुआ, टू टेक इसलिए हुआ क्योंकि ये टू टेक है, यानी कि ये टू प्लस वर्ब है। ठीक है, वर्ब वन फॉर्म, टू प्लस वर्ब फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैं बताया हूँ कि टू प्लस वर्ब फॉर्म इन्फिनिटिव हो सकता है, नाउन के रूप में आ सकता है और इसके पास ऑब्जेक्टिव बनने की पावर होती है। तो ये इसलिए टू टेक का ऑब्जेक्टिव बन गया है। और आपको पता है जैसे कि मैंने बताया है कि टेक एक वर्ब है और वर्ब के बाद उसके अलग से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, इसलिए ये अलग से ऑब्जेक्ट आए हैं कि वो टेक किया है, यानी कि लिया है क्या, 7 फेरे लेना। ठीक है, तो ये टू टेक के अदर ऑब्जेक्ट है 7 अराउंड 7 राउंड फायर। ठीक है, तो ये है पूरा एक सेंटेंस। ठीक है, वाइल गेटिंग, गेटिंग मतलब यहाँ पे करते हुए, क्या, शादी करते हुए। तो आई होप आपको काफी चीजें इसमें समझ में आ रही होगी। वी डोंट वांट, ये फिर से यहाँ पे वी हो गया सब्जेक्ट, डोंट वांट, डोंट वांट मतलब यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया वांट मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये फिर से टू टेक, ये फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू टेक। टू टेक यहाँ पे इन्फिनिटिव है और टू टेक एज अ वर्ब फिर से अपने पास एक ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो ये टू टेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, टू टेक अ डिप इन गंगा, तो ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। बट वी एक्सपेक्ट, अब यहाँ पे फिर से वी मतलब सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब मेन वर्ब, यू नॉट टू डिसरेस्पेक्ट, यू फिर से ऑब्जेक्ट हो गया और टू नॉट डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे हो गया है ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द कल्चर ऑफ, ये देखो डिसरिस्पेक्ट फिर से एक वर्ब है, हालांकि ये टू के साथ इन्फिनिटिव होते हैं लेकिन होते तो वर्ब ही हैं, तो वर्ब के साथ इसके ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो ये है इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, द कल्चर गॉड्स एंड ग्रेट लीडर्स ऑफ द कंट्री। ओके, आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें ऐसे काफ़ी टाइम चल जाएगा और आपको फिर बोर लगने लगेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हार्ड वर्क करते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।